Hello students, welcome to history class 12th. Students, we are going to do our sixth topic of chapter Kings, Farmers and Towns. Towns and Trades. This is our sixth topic, Towns and Trade. So students, you have discussed about how societies developed in ancient India. Now we will discuss new cities and trade. Who will the prominent in cities, मतलब कि जो शहरों में रहने वाले कौन लोग थे, वो क्या करते थे, कैसे व्यापार करते थे, और कौन कौन से नए शहर जो थे वो बाद में सामने आए। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके कि 16 महाजनपद थे, उसके बाद कौन कौन से महाजनपद थे वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि 6th सेंचुरी BCE के बाद बहुत सारे महाजनपद और जनपद डेवलप हुए थे। जो ये महाजनपद डेवलप हुए थे, इनकी लोकेशन के कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। जैसे मगधा के बारे में आपको पता चला कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, सी रूट्स, फर्टाइल सॉइल, इस कारण से वो पावरफुल महाजनपद बना। इसी तरह से कुछ और नई सिटीज थी जो डेवलप हुई, such as Patliputra were on Rhine route, others such as Ujjaini were on long land route, and yet others such as Puhar were near the coast from where sea routes began. Many cities like Mathura were bustling centers of commercial, cultural and political activity. मथुरा जो था एक नया शहर डेवलप हुआ, उज्जैनी और पाटलिपुत्रा पुराने थे, पुहार और मथुरा जो थे नए शहर डेवलप हुए। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि शहर के लोग करते क्या थे। अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ये क्या काम करते थे और कैसे करते थे, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एग्जीक्यूशन एट मोस्ट साइट्स बिकॉज पीपल लिविंग इन दीज एरियाज इवन टुडे। जैसे आप देखो, हड़प्पा सिटीज थी, हड़प्पा सिटीज अबंडेंट सिटीज हैं जहां पर एक बार शहर थे, अब नहीं है। लेकिन जैसे मथुरा है, मथुरा आज भी शहर है। पाटलिपुत्रा, पटना, वो आज भी एक शहर है। तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें मतलब एक्सटेंसिव लेवल पर हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। जैसी कैसी भी एग्जीक्यूशन, उनमें क्या मिला, वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट रिकवर फ्रॉम देम। दीज इंक्लूड फाइन पॉटरी बॉल्स एंड डिशेज विद अ ग्लॉसी फिनिश known as northern black polish ware, probably used by rich people, and ornament tools, weapons, vessels, figurines made of wide range of materials जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा के बने बहुत सारे मटेरियल थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशन के बाद ही मिल गए थे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रिच हेरिटेज थी आर्टिफैक्ट्स की। तो स्टूडेंट्स, ये देख सकते हो आप, this is the part of image from Mathura. On the pedestal is a Prakrit inscription mentioned that woman named Nagapiya, the wife of goldsmith named Dharmaka, installed this image in the shrine. तो मतलब इस तरह की इमेजेस बहुत सारी मिली है। फाइन पॉटरी रिच हेरिटेज को दर्शाती है। सेकेंड सेंचुरी तक आते आते क्या था कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। इन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए थे, इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। समटाइम्स स्पेसिफाई हिज हर ऑक्यूपेशन एज वेल, नेम ऑफ डोनर, नेम ऑफ रिसीवर, बहुत सारी चीज़ें उन इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन थी। जैसे आप देखते हो कई धार्मिक स्थान पर जाते हो तो वहाँ पर पत्थर लिखे होते हैं कि ये पत्थर की सेवा इस व्यक्ति ने करवाई, तो वो पत्थर के ऊपर उसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली हैं अलग अलग तरह की डीलिंग की, जिससे हमें वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स, इनके बारे में हमें पता चलता है। समटाइम गिल्ड्स और श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर, मर्चेंट आर मेंशन एज वेल। इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। गिल्ड्स होती हैं एक तरह का ऑक्यूपेशन करने वाले जो लोग होते हैं, उनको गिल्ड में दिया जाता है। जैसे गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ में गोल्ड का काम करने वाले लोग जा जाते हैं। जैसे सोनार का काम करने वाले में, जैसे सोनार गहने बनाने वाला, गहनों को मेंटेन करने वाला, उनके गहनों के लिए रॉ मटेरियल लाने वाला, गहनों के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने वाला, वो सारे के सारे क्या हैं, गोल्ड स्मिथ गिल्ड में आ जाते थे। वो श्रेणीज कहते थे या गिल्ड कहते थे उनको।
These guilds probably procured raw material, regulated production and marketed the finished product. सारे काम करने वाले जो लोग थे इनको कहते थे एक गिल्ड में कर दिया जाता है। जैसे गोल्ड स्मिथ का मैंने बता दिया, वैसे ही आप कह सकते हो जैसे क्राफ्ट पर्सन कोई भी है, जैसे मान लो कारपेंटर है, रॉ मटेरियल जैसे लकड़ी जो है वो लेके आना, फिर उसको तराशना, उसके बाद उसको सेल करना, घर घर जाकर बेचना, इनमें बहुत सारे लोग एंगेज थे। तो बहुत सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आ जाते थे जिसको कहते थे गिल्ड। ठीक है जी। सो टूल्स काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले टूल्स के, जिससे हमें पता चलता है कि जो टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर यूज़ किए, बड़े लेवल पर यूज़ किए जाते थे डिमांड्स को मीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो रिवर्स थी हमारे देश की, रिवर्स जो हैं वो काफ़ी दूर तक फैली थी। जैसे आपको पता है इंडस रिवर कुछ हमारे देश में है, कुछ पाकिस्तान में। ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो मतलब काफ़ी लंबे समय तक बहती रही थी और बाद में वो ख़त्म भी हो गई हैं। तो हम बात करते हैं ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इंडिया में और इंडिया से बाहर ट्रेड कैसे होता था। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि लैंड एंड रिवर रूट्स जो थे क्रिस क्रॉस्ड हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे लैंड रूट भी थे पुराने टाइम में, सिल्क रूट जो आपने 10th में पढ़ा है, और रिवरन रूट्स भी थे जो इस सब कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन, सब कॉन्टिनेंट की जो लिंक थे वो सेंट्रल एशिया तक ले जाते थे लैंड रूट से, और बाय सी रूट्स ओवरसीज तक पहुंच जाते थे। दैट डॉटेड द कोस्टलाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ एशिया एंड चाइना। तो आपको पता है अरेबियन सी किस तरफ है इंडिया में और बे ऑफ बंगाल किस तरफ है। अरेबियन सी के रास्ते मतलब आप कह सकते हो वेस्टर्न कोस्ट के रास्ते ये ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट एशिया तक पहुंच जाते थे, और दूसरी तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की तरफ पहुंच जाते थे। तो इस तरह की जो वॉयजेस थी, रूलर्स ऑफन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दीज रूट्स। इन वॉयजेस को करने से बहुत सारे ट्रेड रूट खुलते थे। तो रूलर्स इन रूट्स को कंट्रोल करने की ज़्यादातर इनके बीच में खींचतान चलती रहती थी, टेंशन चलती रहती थी। सारे रूलर्स चाहते थे कि इन रूट्स के ऊपर कंट्रोल हो जाए, मतलब अगर इन रूट्स के ऊपर कंट्रोल तो सारे के सारे ट्रेड के ऊपर कंट्रोल हो जाता था। इन जो रास्तों के ऊपर जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जो बहुत सारी सी वॉयजेस थी या फिर हम कह सकते हैं लैंड रूट थे, इनको ट्रैवर्स करने वाले कौन थे, कौन लोग जाते थे इन रूट्स के ऊपर। जैसे लैंड रूट्स के ऊपर प्रोबेबली क्या थे, ट्रैवलर्स और पैडलर्स जाते थे। पैडलर्स आपको पता है फेरी वाले जो होते हैं, और ट्रैवलर्स जो मतलब दूर से आते थे, मर्चेंट्स वो आते थे, ये कारवांस में चलते थे। कारवां होता है ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, उसको कहते हैं कारवां, ग्रुप कह सकते हो आप, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स जो एक रास्ते पे मतलब लैंड रूट से चलते थे। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये कारवां बनाकर चलते थे। मतलब क्या करते थे, जब भी एक जगह से दूसरी जगह दूरी पर जाना होता था, मान लो इंडिया से अरेबिया जाना होता था, तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स चलते थे, अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर अकेले गए तो रास्ते में लुटेरे उनको लूट लेंगे। उनके साथ क्या होती थी, बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स, यानी कि पशुओं के बैक पर लादा हुआ सामान, या फिर उनके पास बुलक कार्ट्स होती थी। सी फारर्स भी कुछ ऐसे ही होते थे। सी फारर्स की जो जॉब थी काफ़ी रिस्की थी, जो मतलब समुद्र के रास्ते जाते थे उनकी जॉब काफ़ी रिस्की थी लेकिन प्रॉफिटेबल भी थी, क्योंकि सी फारर्स के जो रूट थे उनमें क्या था कि वो हवा के रास्ते ही चलते थे। ज़्यादातर वो हवा, जैसे हवा चलती थी हवा की दिशा के अकॉर्डिंग चलते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि उनके पशुओं को खाना चारा खिलाना है या कुछ भी करना है। लेकिन ये रिस्क था कि समुद्र में तूफान वगैरह आ जाए तो वो डूब वगैरह जाते थे। लेकिन इनमें मर्चेंट्स को प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता था, जो सी जो वॉयजेस होती थी। तो उस टाइम के जो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले जो मर्चेंट्स थे उनको मसातुवंस तमिल में कहा जाता था, शेट्टीज एंड सतवाहस प्राकृत में कहा जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे। इतने रिच हो गए थे कि वो किसी राजा की पावर को भी चैलेंज कर सकते थे। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स were carried from one place to another: salt, grains, clothes, metals, ores and finished products, stone, timber, medicinal plants, to name a few। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगी थी। जैसे स्पाइसेस, स्पेशली पीपर,
वर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर। इंडिया से पेपर जो था रोमन एम्पायर में भी हाई डिमांड में था। इसी तरह से मुस्लिम भी काफ़ी डिमांड में थी। मुस्लिम आप समझते हो, मुस्लिम होती है जो आप कह सकते हो मुस्लिम मलमल का कपड़ा। सो स्टूडेंट्स, मुस्लिम एंड पेपर वर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर एज वेल एज इन वेस्ट। तो पेपर क्या होता है? काली मिर्च, जिसको आप जानते हो, नॉर्मली जानते हो। सो टेक्सटाइल और मेडिसिन प्लांट्स एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू मेडिटेरियन। मतलब रोमन एम्पायर को सीधा रास्ता पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था, इसलिए बाय सी रूट्स ये पहुंचाया जाता था, जिसके कारण जो मर्चेंट्स थे जो सी रूट्स फॉलो करते थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हो गए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइंस एंड किंग्स। आपको पता है जितने भी राजा बने हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं। तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ। 6th सेंचुरी के दौरान BCE, 6th सेंचुरी BCE के दौरान पंच मार्क यानी कि छेद वाले सिक्के जो थे सिल्वर और कॉपर के, वो यूज होने लगे। वर अर्लीस्ट अमंग द अर्लीस्ट बी मिंटेड एंड यूज। दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन एट द नंबर ऑफ साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे लोग जब उस कॉन्टिनेंट की खोज कर रहे थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको कुछ सिक्के मिले जिनको उनको न्यूमेरिस्ट्स, जो कि मतलब न्यूमेरिकल्स यानी कि आप कह सकते हो जो सिक्के वगैरह को स्टडी करने में एक्सपर्ट होते हैं। सो जो न्यूमिस्मैटिस्ट जो थे उन्होंने इन सिक्कों को स्टडी किया और बताया कि ये जो सिक्के थे ये शायद कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि खरीद फरोख्त के लिए यूज होते थे। जब इन सिक्कों के ऊपर देखा गया कि इनके ऊपर कुछ पंच लगा हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो उनको अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये कुछ डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, जिनमें से मौर्यस भी थे और उनके बाद वाले रूलर्स भी थे। तो ये जो सिक्के थे मौर्यन को भी इंक्लूड करते थे, मौर्यन के नाम वगैरह भी थे। जो टाउन पीपल थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो इस तरह के सिक्कों का यूज करते थे ट्रांजैक्शन के लिए। सबसे पहले जो सिक्के इस तरह के यूज किए गए थे, ये इंडो ग्रीक जो राजा थे जिन्होंने अपना कंट्रोल हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में किया था 2nd सेंचुरी के आसपास, उन्होंने सबसे पहले ये सिक्के जो थे इशू किए थे। तो कुशानास however issued the largest hoard of gold coins, first century CE. These were virtually identical in date and those issued by contemporary ruler emperor and Parthian ruler of Iran have been found from several sites in North India and Central Asia. तो बच्चों जो सिक्के कुशानास ने बनाए थे, गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, वैसे ही सिक्के जो थे वो उस टाइम के कॉन्टेम्परेरी रूलर्स जो थे, जो पर्थियन यानी कि ईरान के रूलर्स थे, जो रोमन एम्पायर के रूलर्स थे, वहाँ भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि जो सिक्के पंच मार्क और नाम लिखकर जो सिक्के चलाने का जो ट्रेंड था वो इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी था। सेंट्रल एशिया से ये नॉर्थ इंडिया में आया, उसके बाद पूरे इंडिया में फैला। द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन इंडिकेट दैट इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन दैट were taking place. Beside hordes of Roman coins have been found from the archaeological site in South India. रोमन एम्पायर के सिक्के वहां से चलकर साउथ इंडिया में कैसे पहुंचे? हो सकता था कि रोमन एम्पायर के साथ साउथ इंडिया का काफी लंबा चौड़ा व्यापार चलता था, और व्यापार क्योंकि सोने के सिक्कों के साथ होता है, इसका मतलब हो सकता है व्यापार काफी ज्यादा महंगा होगा। सो आपको देखा कि साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स मिले हैं, इसका मतलब it is obvious that network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of Roman Empire. साउथ इंडिया में सिक्के मिले लेकिन साउथ इंडिया जो है रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं है, पर वहाँ पर रोमन एम्पायर के सिक्के मिले। तो कौन लेके आया होगा? सिक्के लेकर आए होंगे वो लोग जो व्यापार करते थे। उसके बाद सिक्के जो थे वो ट्राइबल मतलब लोकली यूज किए जाने लगे, जैसे योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पर 1st सेंचुरी में जो ये योद्धास आए, इन्होंने अपने नाम के सिक्के इशू किए ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद जो सिक्कों का चलाने का ट्रेंड जो था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। गुप्ता रूलर्स ने भी कुछ सिक्के इशू किए थे। द अर्लीस्ट इशू आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। दीज कॉइन्स
फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच किंग ऑल्सो बेनिफिटेड। लंबे ट्रेड के लिए आपको पता है, ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उस टाइम पैसा कौन था, सिक्के, जो पंच मार्क कॉइन से लेकर सोने के सिक्कों तक सारे के सारे किस लिए यूज किए जाते, ट्रांजैक्शन के लिए। 6th सेंचुरी सीई के बाद क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, मतलब गोल्ड कॉइन का यूज जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। डज दिस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस? तो इस पर हिस्टोरियंस का कुछ मत ये था, सम सजेस्ट दैट with the collapse of Western Roman Empire, long distance trade decline, रोमन एम्पायर खत्म हो गया तो एक लंबे रूट का ट्रेड जो था वो खत्म हो गया। एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट्स एंड कम्युनिटीज एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो रोमन एम्पायर से जितने भी लोग व्यापार करते थे और व्यापार से फायदा लेते थे वो सभी खत्म हो गए, वो भी डिक्लाइन हो गए। तो इसका मतलब गोल्ड कॉइन्स यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था, गोल्ड कॉइन जो थे उनका यूज करना बंद कर दिया। अदर आर्ग्यूज दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग। तो नए टाउन डेवलप हुए, वो कहते हैं कि रोमन एम्पायर खत्म हो गया, इसका मतलब ये होता है प्रॉस्पेरिटी उसी के साथ चलेगी। रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद नए टाउन्स डेवलप हुए थे और नए टाउन्स में सिक्कों का यूज लगातार ही चलता गया होगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट जो मिले हैं उसके बाद के, यानी कि 6th सेंचुरी के बाद के जो टेक्स्ट मिले हैं उनमें इन सिक्कों का जिक्र है। इसका मतलब सिक्के जो हैं वो यूज होते रहे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सिक्कों का खोया जाना, गिरे जाना या फिर कहीं पर रखकर भूले जाना, ऐसा काम जो है वो नहीं हुआ होगा जिससे सिक्के जो हैं वो कम मिलते हैं। ये गुप्ता कॉइन्स के एग्जाम्पल्स दिए गए, फाइन जो कार्विंग की गई है इन सिक्कों के ऊपर बहुत अच्छी की गई है। तो स्टूडेंट्स इस तक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक ही रह गया, वो हम एक वीडियो में पूरा कर देंगे। ये एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ये हम बाद में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप यहाँ तक सारे के सारे टॉपिक्स के अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे, उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। थैंक यू।